दोस्तों नमस्कार। चलिए आपको फिर से एक नया कड़ी में ले चलते हैं और दिखाते हैं आज के कार्यक्रम में किस तरीके से इंटीग्रेटेड वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में जो कार्यक्रम चला है और हमारे डॉक्टर सत्य प्रकाश सर किस तरीके से लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं और किस तरीके से सावधानियां बरतनी है। अभी किस तरीके से कोई भी काम जो होता है आईडीएसपी का वो किस तरीके से वर्क करता है उसी के बारे में हम सारे सीएचओ लोग को बता रहे थे और उसी कड़ी में आप लोग को भी दिखाते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम चला है। उसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। बने रहिए वीडियो पे, दिखाते हैं आज का नया कार्यक्रम आईडीएसपी। मिलते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सर से। धन्यवाद। करने के लिए आपदा के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आप कॉल कर रहे हैं। हम लोग अगर मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी वहाँ पे हो जाता है, किसी के बर्न हो जाता है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए आपका ट्रीटमेंट नहीं, उसको फर्स्ट एड करके 108 को बुला के उसको भेजना है। आप ट्रीटमेंट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। पहला चीज़ आपके लेवल पे आप सिर्फ उसको फर्स्ट एड करेंगे और आप उसको पेशेंट को रेफ़र करेंगे। उसके लिए आपको 108 को तुरंत कॉल करना है। ठीक है, तो 108 का नंबर आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरह एक और सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर आपके क्षेत्र में गया, तालाब में डूब के आया, तो सबसे पहले तो जो ग्रामीण होगा वो तो आपके पास ही लेके आएगा। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई ये बता सकता है कि अगर कोई मान लीजिए बच्चा को शॉक लग गया है या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या वो डूब के आया हुआ है, तो आप उसको सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे उस समय में? क्या करिएगा? बच्चा आया आपके पास, ग्रामीण आके लेके लेटाया हुआ है, देखिए मेरा बच्चा परेशान है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले उसका पल्स देखेंगे, उसका वाइटल्स देखेंगे ना आप लोग कि भैया बच्चा ज़िंदा है कि नहीं है, या उसको सीपीआर देने की ज़रूरत है कि नहीं। सीपीआर देना जो आप लोग को ऑलरेडी पिछले साल लगातार 1 साल तक लगातार सीपीआर का ट्रेनिंग हुआ है। तो पेशेंट को सबसे पहले वाइटल्स चेक करेंगे। अगर देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट है कि नहीं है, उसके तरफ से उसका ब्रीदिंग पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप उसका वाइटल्स चेक किए। आपको लगा कि नहीं है तो सीपीआर दिए। वो आपका ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर सीपीआर देने के बाद आपको लगता है कि नहीं पेशेंट अभी रिवाइव नहीं किया है, तो तुरंत उसको रेफ़र करना है। आपको हीरो नहीं बनना है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपके ही बिल्डिंग में आग लग जाता है तो आपको हीरो बन के पहले बचाना नहीं। इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, देन वी हैव टू प्रोटेक्ट अदर्स। पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, उसके बाद किसी पेशेंट की सुरक्षा करिए। आप जिंदा रहेंगे तो दूसरा जिंदा रहेगा। आप अगर आग में कूद जाएंगे और वो आप भी जल गए वो भी जल गए, तो दोनों का लॉस हो गया। तो हमारे पास जब भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना सुरक्षा देखिए। अब ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दी, नहीं, उसको भी नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं कैपेबल हूँ कि उसको उठा के टांग के ला सकता हूँ, तो आप ले आइए। और नहीं ला सकता हूँ तो कॉल फॉर हेल्प। आपके पास बगल अगल में चिल्ला के बुलाने के विकल्प है, आप चिल्ला के बुलाइए, आदमी को पकड़िए, उठा के लाइए। तो पहला सिचुएशन, कभी भी हीरो नहीं बनना है। आप किसी भीड़ भाड़ के एरिया पे गए, स्टैम्पीड हो गया, पेशेंट को मान लीजिए आपको किसी प्रकार का वहाँ पे पेशेंट मान लीजिए कि बेहोश हो गया, तो वहाँ पे जाके आपको सीधे सीपीआर नहीं देना है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले उस भीड़ के आसपास से उसको उठा के पेशेंट को साइड लेके जाना है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, आपने उसको सीपीआर दिया, उसको गला दबा दिया, तो आप उस समय में सिचुएशन में आप कल्प्रिट हो जाएंगे। सबसे पहला सिचुएशन, अपने अगल बगल के लोगों को बताना है, चलो इसको साइड करना है, इसको रिवाइव करना है, हमारे अपना सिचुएशन में रिवाइव करना है उसको। ठीक है, उसको समझाने की ज़रूरत है आपको, ना कि उसको बताने का वो है। ठीक है, दूसरा चीज़, जब भी कभी आपके पास में इमरजेंसी सिचुएशन आता है, आपका सबसे पहले दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। ठीक है, एक रोड मैप आपका तैयार होना चाहिए। कि रोड मैप मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए एक प्रोटोकॉल है जो हम लोग एसओपी जिसको बोलते हैं, कि आपको फॉलो करना है उसको, कि आप इस समय में क्या काम करेंगे, ये होगा, ये सिचुएशन होगा तो क्या करेंगे। जैसे स्नेक बाइट का केस आपके आ गया, वो भी एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपके पास आता है, तो स्नेक बाइट में आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एड देंगे, वॉश करेंगे, पेशेंट को तुरंत स्टेबलाइज करके तुरंत आप भेज देंगे उसको। आपका काम क्या है, वहाँ 108 को कॉल करना। आपका उस समय हीरो बन के उसको जहर नहीं चूसना है, ना ही उसको किसी तरह का किट कट करना है। अब एक चीज़ समझिए कि इसमें मैं बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। जो हम लोग जो डिज़ास्टर जो इसको बोलते हैं, डिज़ास्टर के अंडर में चार स्टेप्स हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये याद करने के लिए। आपको कोई भी कभी पूछेगा तो ये 4 ही स्टेप आपको समझना है। सबसे पहला स्टेप होता है मिजिटेशन। ठीक है, मिजिटेशन मतलब क्या होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं प्रायर टू डिज़ास्टर, मतलब आपके मान लीजिए जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया, मॉक ड्रिल किए,
बिल्डिंग में मार्क लगाए कि लाइट अगर मान लीजिए वो होता है तो आपके पास वो कौन सा फ्लोरेसेंट लाइट बोलते हैं ना, फ्लोर में जो फ्लोरेसेंट लाइट लगाते हैं ताकि वो आपको जब धुआं वगैरह की सिचुएशन हो उस समय आपको गाइड करे वो एग्जिट की तरफ में। तो वो सब प्रिपेयर्डनेस जो होता है, जो मतलब सॉरी जो प्रायर टू किसी डिजास्टर होने से पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मिजिटेशन। तो आप उस तरह का जैसे डैम बनाते हैं ताकि फ्लड नहीं आए आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब जो आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तो आप कैसे अपने आप को तैयार करेंगे। जैसे मॉक ड्रिल करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल होता है हमारा, अभी कुछ दिन पहले हमारा सदर हॉस्पिटल में भी हुआ था। इसी तरह आप लोग अपने भी देखिए, ये ऐसा नहीं है आप अपने सेंटर के आप इंचार्ज हैं, ठीक है। तो आपको तय करना है कि मुझे मॉक ड्रिल कराना है, तो आपने 4 लोगों को लिया, एक इमरजेंसी सिचुएशन किया, उसका एक वीडियो बनाया, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास भी बहुत सी ऐसी नॉलेज है जो मुझे नहीं मालूम होगा, तो हो सकता है कि नॉलेज गेन करने के लिए आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। पहला चीज़ तो वहाँ पे आप वीडियो बना के अपना डाल सकते हैं, वो आपका एक प्रिपेयर्डनेस का पार्ट हो गया। मतलब आपने तैयारी किया हुआ है, हर चीज़ के लिए तैयार है। कैसे बोलते हैं कि हम लोग मॉक ड्रिल कराता है या सरकार कभी कभी आजकल तो आतंकवाद को लेके बहुत सारा मतलब एक्शन कर, वो लोग पहले से प्रिपेयर्डनेस का वाला एक ड्रिल कराते हैं, वो लोग मॉक ड्रिल कराते हैं, तो वो बेसिकली प्रिपेयर्डनेस पार्ट में आता है। उसके बाद आता है एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब समझिए क्या हुआ कि जब आपका डिज़ास्टर हो गया, मान लीजिए आग लग गया, तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, बाहर एग्जिट करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, क्या लॉस हुआ है उसको इवेल्युएट करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स है। द रिस्पॉन्स इज योर एक्शन आफ्टर द डिजास्टर हैज़ हैपेंड, मतलब आपका एक्शन पोस्ट डिजास्टर, मतलब आफ्टर डिजास्टर आपके पास है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है फिर रिकवरी फेज़ आता है। रिकवरी फेज़ जो होता है वो आपका पार्ट नहीं होता, वो बेसिकली बिल्डिंग बनाना हो गया, या वहाँ का मान लीजिए कुछ लॉस हुआ है तो उसको ह्यूमन लॉस को कवर करने के लिए जो भी है पोस्टमार्टम कराना है, दैट इज़ वो सेपरेट पार्ट होता है। आपका पार्ट सिर्फ जानकारी, फर्स्ट 3 स्टेप्स आपके अंडर में रहता है, 4th स्टेप आपके अंडर बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती। तो कोई भी कभी पूछेगा तो पहला चीज़ यही बताना है कि हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इसमें, जिसमें पहला स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब आप तैयारी जो आप प्रायर टू डिज़ास्टर जो आप काम कर रहे हैं वो आप मेडिटेशन के अंदर में आता है। उसके बाद आप जो करते हैं वो आपका प्रिपेयर्डनेस, जो आप अपने दिन ब दिन डेली यूसेज में आप तैयारी कर रहे हैं उसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब आफ्टर द डिज़ास्टर हैज़ हैपेंड, तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स अपने तरफ से देते हैं, वो रिस्पॉन्स में आता है। फिर पोस्ट लास्ट आता है हमारा रिकवरी फेज़। तो ये बेसिकली आपके लिए डिज़ास्टर में इतना जानकारी काफ़ी है। इसमें बस आपका पार्ट यही है कि आपको समझना है कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो हम लोग कैसे उसको टैकल करेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन आपके पास 2 ही रहेगा, मैंने बार बार बोला, या तो कोई पेशेंट आपका इमरजेंसी की सिचुएशन में आएगा, या तो आपके सेंटर पे कोई आग लगना या बिजली कड़कना, इससे कोई इंसिडेंस होगा तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला स्टेप पे, जो है हमारा IHIP पोर्टल, ठीक है। IDSP जो होता है ये हमारे सर्विलेंस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब वो हम लोग स्ट्रक्चर है। जैसे आपने पेशेंट को देख लिया, डॉक्टर साहब ने पेशेंट को देखा कि फीवर विद रैश लिख दिया, अब फीवर विद रैश हो तो गया, अब उस पेशेंट को ट्रैक कौन करेगा, उस पेशेंट के सराउंडिंग में कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन कौन आदमी है, किसको किसको पकड़ना है, किसका जांच करना है, किसका नहीं करना है, तो वो पार्ट जो करता है वो IDSP करता है। IDSP जो करता है वो डाटा कलेक्शन करता है, रिस्पांस टू जो डाटा कलेक्शन जो हमारा एक हम लोग अपना रिस्पांस करेंगे, मतलब अपना हम लोग प्लानिंग करेंगे और उसके साथ हम लोग ये एक्शन लेंगे कि हमको यहाँ जांच करना है कि नहीं करना है, ये कॉल हमारा रहता है। तो IDSP के अंडर में हमारा जो अभी ऑनलाइन पोर्टल है दैट इज़ नोन एज IHIP, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो ऐसा है जिसमें आप लाइव प्लेटफॉर्म है, आप रात के 12 बजे भी उसमें डाटा एंट्री कर सकते हैं, आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपने OPD में 5 पेशेंट देखा, दिन में समय नहीं मिला, रात को 8 बजे भी लगा दिए, कोई बात नहीं। तो वो एक लाइव प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डायरेक्टली देख सकती है। अब इसका मकसद पहले समझिए कि हमें IHIP की ज़रूरत क्या है, कोई भी प्लेटफॉर्म में पोर्टल में डाल देंगे। IHIP जो होता है लाइव इसलिए कहा जाता है, मैंने बार बार बोला ये लाइव प्लेटफॉर्म है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ से आपका डायरेक्ट मॉनिटरिंग करती है कि मान लीजिए आपने लिखा कि आपके गाँव में 10 पेशेंट आ गए जिसके पेट खराब हो गया, आपने बोला ठीक है पेट खराब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ देख सकती है कि 10 पेशेंट जो मेरे XYZ गांव में किसी गांव में गए हुए हैं, तो वो किस कारण से हुए, हो सकता है फूड पॉइजनिंग से हो सकता है कुछ सीजनल ट्रेंड हो सकता है कि वो लोगों ने किसी पार्टी में गए हो, वहाँ पे खाना खाया हो, वो दूषित खाना खाने से हो गया। तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर सकती है। अगर हम यहाँ पे नहीं, अगर हम लोग जांच करेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली हमें एक लेटर दे देगी कि देखिए आप फलाना गाँव में जाइए, वहाँ पर देखिए 10 पेशेंट मिल गया मुझे एक ही गाँव में। आपने मान लीजिए ऐसा है
कि मीजल्स का ही केस मान लेते हैं। मीजल्स का आउटब्रेक हम लोग तब मानते हैं जब 5 केस हम लोग को मिलता है। 5 केसेस ऑफ फीवर विद रैश अगर हमारे एक एरिया में लोकेलिटी में मिल जाता है तो हम लोग उसको आउटब्रेक मानते हैं। तो आउटब्रेक मान लीजिए कि ये एक डेफिनेशन हुआ, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगला जो डेफिनेशन होता है कि अगला डेफिनेशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका नेबरिंग गांव के, जैसे आपके गांव के बगल वाले गांव में भी 2 पेशेंट मिल गया, आपके गांव में 2 पेशेंट मिल गया और किसी उसके बगल गांव में जो कि तीनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं उसको 2 मिल गया, तो वो टोटल मिला के अगर 6 पेशेंट भी अगल बगल में मिलते हैं तो ये भी आउटब्रेक के केस में काउंट होगा। तो आप तो मान लीजिए बोलेंगे मेरा तो 2 ही केस है, इनके पास 2 केस है, मेरे पास 2 केस है, तो हम तो आउटब्रेक अपना नहीं मानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको डायरेक्ट करेगी कि आपके इस एरिया में जो कॉमन एरिया टेरिटरी होता है उस एरिया में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, आप वहाँ जाके तुरंत ट्रीट कीजिए उसको या इवेल्युएट कीजिए, एक्टिव केस सर्च कीजिए। एक्टिव केस सर्च मतलब कि समझिए कि हम उस गांव में जाएंगे, हाउस टू हाउस उसमें चेक करेंगे कि पेशेंट आपके घर से इन्फेक्शन कहीं स्प्रेड हो गया, बगल के घर में तो नहीं चला गया, बगल से बगल के नहीं गया, या उसका ट्रैवल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, तो IDSP का बेसिक मकसद है कंटैमिनेशन को स्प्रेड करना। जैसे कोविड के समय में कैसे बोलते थे हम लोग हाउस अरेस्ट करते थे, लोगों को रोकते थे घर के अंदर में, तो उस समय भी वो हमारा ही प्रोग्राम था, तो उस समय भी हम लोग देखते थे। अभी हम लोग एक पीछे के स्टेप में रहते हैं, तो उस पर एक सेकंड, आपको ऑलरेडी ये यूज़र ID पासवर्ड मैंने दिलवा दिया था, आपके ANMs को मालूम है ये चीज़। अगर आप CHO के नहीं जानते हैं तो ये आपकी गलती है। मैंने ट्रेनिंग बार बार दिया है, मैं पर्सनली भी जा के लोगों को बताया हूँ कि इसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल पे एंट्री करनी है। आपका जब सेंटर में जब एनक्वास की टीम या कायाकल्प की टीम जब भी कभी आएगी वो ये क्वेश्चन ज़रूर से करेगी, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे आप उसको IDSP का एंट्री करते हैं। आप लोग उस समय पक्का ब्लैंक रहेंगे क्योंकि आप इसको जानते ही नहीं और ना इंटरेस्ट लेते हैं। आपका मेरा डाटा मैनेजर आपका ब्लॉक से जाके आपसे डाटा कलेक्ट करके आपसे एंट्री कर रहा है, जबकि ये काम आपका है। मैंने शुरू दिन से बोला था कि अभी आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं, 5 साल के बाद तो आपको इसमें मजबूरी में करना होगा। अगला साल से मलेरिया का भी प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी एनरोल हो चुका है, NCD का भी प्रोग्राम ऑलरेडी एनरोल हो चुका है। ये अगला साल से 1 अप्रैल 2027 के बाद से आपको लगभग प्रोग्राम इसमें एंट्री करना होगा, तो इसलिए इससे भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें एंट्री करने का आदत होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए। सब लोग प्लेटफॉर्म का नाम नोट कर लिया ना? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP, ये सब जानिए। हर कोई जो स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से या वहाँ से आएगा, दिल्ली से आएगा, वो ये पूछेगा ही पूछेगा। और आप लोग उस समय फिर फ़ोन करके बोल देते सर हमको तो इसका मालूम ही नहीं था। अब कितना गलत हो जाता है, 50 बार ट्रेनिंग दिया जाता है, हर बार सिर्फ आप लोग आते हैं, बैग लेते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। दिस इज़ वेरी सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि आप लोग के अंदर में ना 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो मेरा ब्लॉक डाटा मैनेजर है, जो आप लोगों को फ़ोन करके आपसे डाटा लेता है और उठा के चढ़ाता है। उसमें फ़ोन करता है ना, पतरातू से, ये मांडू से कौन है, होता है ना मलेरिया का टेस्ट। तो मान लीजिए आपका 5 पेशेंट आ गया आपका पॉजिटिव, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको जो मलेरिया का, जब या मलेरिया हो गया, मीजल्स हो गया, किसी भी मान लीजिए, अगर आपके पास 5 पेशेंट आ जाते हैं एक साथ में, तो सीधा आपको पहला काम करना है, अपने प्रभारी को कॉल करना है। अपने प्रभारी को कॉल कीजिएगा और सीधा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि मेरे पास 5 पेशेंट इस एरिया का मिल गया मुझे तुरंत। तो उसमें क्या होगा कि हमारी एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है जिस जिला में, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, हम यहाँ से रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाएंगे और उसको भेजेंगे आपके पास में। क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है, हम लोग इस हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस एरिया में और भी जगह तो नहीं है। 5 तो आपने खोजे हैं जो आपके सेंटर पे आया, हो सकता है कोई छुपा हुआ अपने घर में रहा हो, बीमार हो, हमें नहीं पता चले। तो पहला स्टेप है प्रभारी को कॉल करना। दूसरा स्टेप, मेरा रैपिड रिस्पॉन्स टीम यहाँ से साथ में जाएगा, आपके साथ में हाउस टू हाउस सर्वे करेगा और जिन जिन केसेस में हमें सस्पिशन रहता है उन केसेस पे हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद हम लोग एक आउटब्रेक के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिला से, जिसमें आपसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेंगे, प्रभारी से भी कुछ प्रतिक्रिया लेंगे और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग ऑफ द केसेस, दूसरा स्टेप रैपिड रिस्पॉन्स टीम का के लिए तैयारी करना, तीसरा स्टेप सर्वे एंड सैंपल कलेक्शन, चौथा स्टेप एक उसका आउटब्रेक का फाइनल फिनिशिंग करना। तो हमारा बेसिक मकसद है, आप लोग का काम सिर्फ यही है, पहला केस सिलेक्शन, उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी। आपका अथॉरिटी जैसे प्रभारी हैं, प्रभारी को फ़ोन करेंगे, प्रभारी से मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे से मिल जाएगा। RRT में डिप्लॉय करूँगा, RRT मेरे साथ जाएगी, हाउस टू हाउस सर्वे होगा, आपके साथ फील्ड मॉनिटर WHO का साथ में रहेगा, मेरी टीम रहेगी और हम लोग इस एरिया का लोकेलिटी में सर्वे करेंगे।
ठीक है।